ॐ ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए ॐ ब्रह्मदक्षयश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक सूत्र स्थान के जो रोग चतुष्क हैं, मतलब कि जो सूत्र स्थान के 30 अध्यायों को हमने 7 चतुष्कों में डिवाइड करा हुआ है। उनमें से कुछ चतुष्क हमने पढ़ लिए हैं। पढ़ क्या लिए हैं? एक हमने उनका एक जनरल आइडिया लिया है, उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या उन चैप्टर्स में बताया गया है, वो हमने सुपरफिशियली देखा है। जिसमें कि हमने भेषज चतुष्क देखा, स्वस्थ चतुष्क देखा, निर्देश चतुष्क देखा, कल्पना चतुष्क देखा, रोग चतुष्क देखा, और आज हम देखेंगे हमारा छठा चतुष्क जिसका नाम है योजना चतुष्क। तो योजना चतुष्क में सबसे पहले, जैसे कि हम हर चतुष्क में देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर आए हुए हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया रहे कि योजना चतुष्क में कौन से चैप्टर थे, रोग में कौन से थे। तो योजना चतुष्क की अगर बात करें तो इसमें जो है चैप्टर नंबर 21, 22, 23, 24 ये 4 चैप्टर जो हैं हमारे योजना चतुष्क में आए हैं। अब रोग चतुष्क के बाद योजना चतुष्क का ही क्यों वर्णन किया गया है और क्यों योजना चतुष्क में जो पहला अध्याय बताया गया है वो अष्टनिंदनीय पुरुष ही क्यों बताया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आप जो है इसकी टीका प्रेफर कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही है, स्क्रीन शेयर इसमें हो नहीं रही है, तो अगर आप लोग के पास टीका है तो आप वो शेयर देख सकते हैं खुद से, नहीं है तो आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो जैसा कि कल्पना चतुष्क का पहला अध्याय है हमारा अष्टनिंदनीय अध्याय। इसकी आपको टीका देखनी है। इसकी टीका से आपको ये ज्ञात होगा कि रोग चतुष्क के बाद हमने योजना चतुष्क को ही क्यों लिया है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम इसकी टीका देखते हैं तो उसमें क्या बोला है, रोग चतुष्के रोगा उक्ता भेषजम च भेषज चतुष्के। क्या कह रहे हैं, रोग चतुष्क में हमने रोगों के बारे में बताया, भेषज चतुष्क में हमने भेषज के बारे में बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, रोग भेषजयो तु योजना यथा कर्तव्या तद उक्तम योजना चतुष्को अभिधीयते। यानी कि क्या कह रहे हैं, अब रोग और भेषज इन दोनों की ही योजना कैसे करनी है। योजना यानी कि इनकी प्लानिंग कैसे करनी है, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो उसका वर्णन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, योजना चतुष्क का वर्णन कर रहा हूँ। तो सिंपली अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझना चाहें तो आप ये समझिए कि आप जो है अपनी ओपीडी में बैठे हैं, पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट को आप पूरा फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसका निदान बनाते हैं। फिर उसके बाद उसको जो हमें मेडिसिन देनी होती है, चाहे हमें उसकी शोधन चिकित्सा करनी हो या शमन चिकित्सा करनी हो, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, पेशेंट की पूरी फिज़िक देखते हैं, उसमें कौन से दोष का एलिवेशन है क्या नहीं है, उसकी एज कितनी है, इन सब को देख कर के ही हम क्या करते हैं, मेडिसिन उसके लिए डिसाइड करते हैं। ये तो ही आयुर्वेद की बात। इसी तरीके से अगर आप योजना चतुष्क को एलोपैथ के क्राइटेरिया में बिठा करके देखना चाहेंगे तो उसमें भी आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे ही होता क्या है कि पेशेंट हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग करके जो हमें
डायग्नोस हमारा बनता है, चाहे हम प्रोविज़नल डायग्नोस बनाएं या हम कंफर्म डायग्नोस बनाएं, वो हम बनाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी जो मेडिसिन होती है उसकी डोज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में किस तरीके से हम पेशेंट की मेडिसिन की योजना बनाएंगे, कैसे भेषज की योजना बनाई जाएगी रोग के अनुसार, इसका वर्णन जो किया गया है वो किया गया है वो किया गया है हमारे योजना चतुष्क में। ठीक है, तो योजना चतुष्क में जो सबसे पहला चैप्टर आता है उसका नाम है अष्टनिंदनीय अध्याय। तो अष्टनिंदनीय अध्याय को स्टार्ट करते हुए उन्होंने क्या बोला है कि जब भी हम भेषज की योजना करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट के लिए उसकी ड्रग की डोज डिसाइड कर रहे हों या फिर कोई उसका पंचकर्मा का कोई प्रोसीजर डिसाइड कर रहे हों, तो हमारी जो डोज डिसाइड होती है या फिर जो कर्म डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है एक तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग, दूसरा डिसाइड होता है उसके शरीर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि रोग के अनुरूप भेषज की जो योजना है, ठीक है, रोग के अकॉर्डिंग हमें उसे भेषज किस फॉर्म में देनी है वो क्या करती है, डिपेंड करती है हमारे शरीर पर। ठीक है, शरीर की अपेक्षा करती है। इसीलिए अष्टनिंदनीय अध्याय में इन्होंने क्या करा है कि शरीर के भेदों का वर्णन करा है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमें 8 प्रकार के निंदनीय लोगों का वर्णन मिलता है, जिसमें कि क्या आते हैं, अति दीर्घ, अति हिरस्व, अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, अति गौर, फिर उसके अति स्थूल और अति कृश। उसके बाद भी जब हम अंदर जाके चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाया जाता है कि मेनली उन्होंने अति स्थूल और अति कृश का ही ज़्यादा वर्णन उन्होंने उसमें किया हुआ है। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जब इन्होंने अष्टनिंदनीय जो हैं 8 लोग बताए हैं, तो इन्होंने वर्णन जो है वो सिर्फ अति स्थूल और अति कृश का ही क्यों करा है। इसका आंसर भी जब हम टीका पढ़ते हैं तो हमें मिलता है। उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि ये जो अति स्थूल हैं, अति कृश हैं, यही चिकित्सा की दृष्टि से निंदनीय होते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है कि इनको ही एलोबरेट करके बताया हुआ है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि मान लीजिए कि कोई कुबड़ा है या फिर कोई लंगड़ा है, तो उससे क्या होता है कि उसके बॉडी का कोई एक पार्ट अफेक्टेड होता है, लेकिन अति स्थूल और अति कृश में क्या होता है, उनकी पूरी होल बॉडी की ही फिजियोलॉजी जो होती है वो डिस्टर्ब रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अति स्थूल और अति कृश के बारे में पता हमें होना चाहिए, जिससे कि हम भेषज की जो योजना है वो ठीक प्रकार से कर सकें। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी इंडेक्स खोलिएगा अष्टनिंदनीय अध्याय की। तो उसमें आप देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, 8 प्रकार के निंदनीय पुरुषों का वर्णन करा है। फिर अति स्थूल व्यक्ति के क्या दोष हैं, क्यों हम उसे चिकित्सा के पर्पस से कह रहे हैं कि वो अष्टनिंदनीय में आएगा, उसका वर्णन करा है, उसके दोष बताए हैं। ठीक है, फिर उसके लक्षण बताए हैं। ठीक है, कि हम किसको अति स्थूल कहेंगे। फिर उसके बाद अति कृश के क्या निदान होते हैं, उसके दोष क्या हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला है तो उसके क्या दोष होंगे, उसके लक्षण कैसे होंगे, क्या हम सिर्फ फिज़िक देख करके बोल देंगे या फिर उसका वेट देख करके बोल देंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन करा है इन्होंने अष्टनिंदनीय अध्याय में। फिर उन्होंने हमें क्या बताया, अति स्थूल और अति कृश के दोष, उनके लक्षण, उनके निदान, कि मतलब कि कौन सा व्यक्ति जो है वो अति स्थूल में आएगा, कौन अति कृश में आएगा, इसका वर्णन करते हुए हमें उन्होंने इसकी चिकित्सा का उपक्रम भी बताया कि कैसे हमें इन लोगों की चिकित्सा करनी है। ठीक है, फिर उन्होंने हमें ये सिद्धांत बताया कि अगर आपके पास 2 रोगी आते हैं एक ही डिज़ीज़ के, ठीक है, मान लीजिए आप ओपीडी में बैठे हैं अपनी और आपके पास प्रमेह के 2 रोगी आते हैं, एक रोगी जो है वो कृश है और एक जो है अति स्थूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति कृश है वो क्या है कि अति स्थूल के कंपैरिजन में चिकित्सा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, वैसे तो क्या है कि अति स्थूल और अति कृश दोनों को ही चिकित्सा के लिए अश्रेष्ठ बोला गया है, लेकिन अगर कंपैरिजन करा जाए तो उसमें भी अति स्थूल और अति कृश में जो है
अति कृश वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा माना गया है चिकित्सा के पर्पज़ से, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा है, रोग चतुष्क का वर्णन करने के बाद योजना चतुष्क का वर्णन करा है, और योजना चतुष्क में भी सबसे पहले अष्ट निंदनीय अध्याय का वर्णन करा है, जिसमें कि ये हमें 8 प्रकार के निंदनीय पुरुषों के बारे में बता रहे हैं, जो कि चिकित्सा की दृष्टि से क्या है कि निंदनीय कहे गए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने इसी चैप्टर में हमें ये बताया है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जिसकी बॉडी में मांस जो है वो सम अमाउंट में है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक इंसान बहुत मोटा होता है, एक बहुत पतला होता है और एक बिल्कुल फिट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप फिट किसको बोलेंगे उसका भी वर्णन करा है। फिर इन्होंने हमें ये बताया है कि अगर आपके पास कोई स्थूल व्यक्ति है या फिर कृश रोगी है तो उसकी चिकित्सा आपको कैसे करनी है। तो क्या बोला है इन्होंने कि स्थूल व्यक्ति में आपको कर्षण चिकित्सा करनी है और कृश व्यक्ति में आपको भृंगण चिकित्सा करनी है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करा जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली अप्लाई आपको ऐसे करना है, मान लीजिए आपके पास बहुत मोटा पेशेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चिकित्सा सिद्धांत याद में रखना है कि स्थूल व्यक्ति में हमें कर्षण कराना ही कराना है, ठीक है। भले ही वो अपनी कोई सी भी बीमारी लेकर के आए, लेकिन आपको ये सिद्धांत याद रखना है कि स्थूल व्यक्ति में हमें कर्षण चिकित्सा देनी है और जो कृश व्यक्ति है उसमें हमें भृंगण चिकित्सा देनी ही देनी है। इसको अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपने प्रमेह रोग का चिकित्सा सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। प्रमेह को हम अमूमन क्या मानते हैं कि संतर्पण से होने वाली व्याधि है, ठीक है। लेकिन जब आप उसका चिकित्सा सूत्र देखते हैं तो उसमें भी हमें चिकित्सा सूत्र कैसे बताया है कि प्रमेह का रोगी जो होता है 2 प्रकार का होता है, स्थूल होता है और कृश होता है। फिर उसमें उन्होंने क्या बोला है, स्थूल व्यक्ति में तो आपको शोधन कराना है, कृश व्यक्ति में आपको क्या करना है, भृंगण चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ना सूत्र स्थान के, ये आपके चिकित्सा स्थान में भी अप्लाई होते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि अगर आपने सूत्र स्थान बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप चिकित्सा बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको चिकित्सा स्थान पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि अति काश्य की चिकित्सा कैसे करनी है। फिर हमें संक्षेप में ये बताया है कि ऐसे कौन से भाव हैं जिसकी वजह से स्थूलता होती है। अब आजकल के टाइम पे आप ये देखिए ओबेसिटी के कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अष्ट निंदनीय पुरुष वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप अपनी ओपीडी में आए हुए अति स्थूल के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। चलिए आपकी ओपीडी में पेशेंट नहीं आ रहा है, यदि आप खुद स्थूल हैं तो आप खुद को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ ऐसे भावों का वर्णन करा है जो कि क्या करते हैं, स्थूल करते हैं हमारे शरीर को। तो आप क्या कर सकते हैं, उन भावों की एक लिस्ट बना सकते हैं चैप्टर को अंदर से पढ़ करके और अपनी ओपीडी में भी उसे रख सकते हैं, ताकि पेशेंट आपके पास आए तो आप उसे बता सकें कि ये चीज़ें आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा है, क्योंकि अति कृश और अति स्थूल दोनों के ही केस में क्या होता है कि निंद्रा बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो दिन में भी सो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने अतिकृष्ण लोगों की हिस्ट्री अगर जब ली होगी तो देखा होगा कि वो रात्रि जागरण कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यानी कि क्या है, किसी व्यक्ति के मोटा होने में और पतले होने में हमारी जो स्लीप होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए इन्होंने क्या करा है, इस अष्ट निंदनीय अध्याय में हमें अतिकृश और अति स्थूल इसका वर्णन करने के बाद क्या करा है, निंद्रा का भी वर्णन करा है। क्यों करा है, क्योंकि आचार्य ये चाहते थे अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप उसे हर तरीके से ठीक करके भेजो। ऐसा नहीं कि आप उसे सिर्फ दवाइयाँ लिख करके भेज दो, आप उसे ये भी बताओ कि आप ऐसी कौन सी गलत चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग करते क्या हैं,
खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करके पतले होने की, मोटे होने की मेडिसिन खाते हैं ना, लेकिन उससे होता क्या है, कुछ टाइम के लिए तो वो मोटे होते हैं, कुछ टाइम के लिए उनका वेट भी रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो स्टेबिलिटी ना रहने का कारण क्या है कि वो एक तो उनको प्रॉपर डायग्नोस नहीं करा जाता है कि उनका वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्यों उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी क्या है कि उनको सिर्फ मेडिसिन दी जाती है, लाइफस्टाइल उन्हें कोई प्रॉपर समझाया नहीं जाता है। लाइफस्टाइल उन्हें समझाया भी जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग समझाया जाता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग समझाया नहीं जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके क्लिनिक पे भी पेशेंट आता होगा तो वो बोलता होगा कि मैंने तो इस कंपनी की मेडिसिन खाई थी वेट रिड्यूस करने के लिए, 1 हफ्ते में तो 5 से 10 किलो तो रिड्यूस हुआ था, लेकिन अब जो है रिड्यूस होने में ही नहीं आ रहा है। और जब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे होगे तो देख रहे होगे कि वो 11-11, 12-12 बजे तक जग करके वो क्या कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, ठीक है। और फिर सुबह वो 9-9, 10-10 बजे जग रहा है तो क्या कर रहा है, दिवा स्वप्न कर रहा है, फिर एक्सरसाइज भी वो उसी के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं प्रैक्टिस में, इसीलिए सूत्र स्थान पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बताया, निंद्रा के बारे में बताया। फिर हमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति अकाल में या फिर ज़्यादा निंद्रा करता है तो उसके क्या क्या दोष हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कम निंद्रा ले रहा है तो उसके क्या दोष हो सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु से अतिरिक्त अगर कोई दिवा स्वप्न कर रहा है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। किन लोगों के लिए दिवा स्वप्न हमेशा ही अहितकर रहता है, इसका वर्णन करा है, ठीक है। किन लोगों को हम दिवा स्वप्न करवा सकते हैं, उसका वर्णन करा है। फिर उन्होंने लास्ट में ये बताया है कि स्थौल्य और काष्य में स्वप्न आहार ये किस तरीके से हेतु का रोल प्ले करते हैं, उसका वर्णन करा है। फिर अंत में क्या करा है उन्होंने, निंद्रा नाश की चिकित्सा कैसे करनी है, अति निंद्रा की चिकित्सा कैसे करनी है, निंद्रा नाश के क्या क्या हेतु होते हैं, निंद्रा के कितने भेद होते हैं, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने अष्टनिंदनीय अध्याय को ख़त्म करा हुआ है, ठीक है। आजकल आप अपनी ओपीडी में देखते होंगे बहुत से इंसोम्निया के केस आते हैं, या फिर कोई ऐसे केस आते होंगे जो कहते होंगे कि हमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने सूत्र स्थान पढ़ा है तो आप झट से पहचान जाएंगे कि वो ऐसा कौन सा हेतु कर रहा है जिसकी वजह से उसे अति निंद्रा आ रही है या बिल्कुल भी निंद्रा नहीं आ रही है। और आप अच्छी बात ये देखिए शास्त्रकारों की कि उन्होंने उसकी चिकित्सा भी आपको सूत्र स्थान में ही बता दी है। ऐसा नहीं कि आपको चिकित्सा देखने के लिए चिकित्सा स्थान में जाना है, ठीक है। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि यार इंसोम्निया का वर्णन तो आयुर्वेद में करा ही नहीं गया है। वो हमें तब लगता है जब हमने संहिता को अच से लेकर के इति तक ना पढ़ा हो। अगर आपने संहिता को सूत्र, निदान, विमान प्रॉपर पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि जितनी भी एलोपैथ की बीमारियां हैं या मॉडर्न ज़माने की बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में संहिताओं में रखी गई है। बस हमारा काम ये है कि हम डे बाय डे संहिता अध्ययन करके उनको खोजते रहें। फिर इसके बाद जो हमारा योजना चतुष्क का दूसरा अध्याय आता है उसका नाम है लंघन भृंगणीय अध्याय। अब देखिए लंघन भृंगणीय अध्याय में उन्होंने क्या करा है, आप ये देखिए कि हमारे संहिताकार जो थे उनके लिखने की पद्धति कितनी अच्छी है। उन्होंने आपको क्या करा, अष्टनिंदनीय पुरुष में आपको उन्होंने अति स्थूल और अति कृश के बारे में बताया, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट चैप्टर में ही उनकी चिकित्सा भी आपको बता दी। सिंपली आपको पता है कि लंघन और भृंगण इनकी चिकित्सा है तो उसका वर्णन उन्होंने उसके नेक्स्ट चैप्टर में ही कर दिया है। तो इन्होंने क्या करा है, लंघन भृंगणीय अध्याय में चिकित्सा के षड उपक्रमों का वर्णन करा है, जिसमें कि इन्होंने हमें क्या बताया है कि लंघन के क्या लक्षण हैं, भृंगण के क्या लक्षण हैं, रूक्षण के क्या लक्षण होते हैं, स्नेहन के क्या हैं, स्वेदन के क्या हैं, स्तंभन के क्या हैं। आप देखते होंगे जब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आता है तो ऐसा तो होता नहीं कि हम उसे डायरेक्ट कोई मेडिसिन पकड़ा देते हैं, हम पूरी उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके हेतु निकालते हैं, फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसकी चिकित्सा करते हैं।
हम देखते हैं कि हमें किस व्याधि में लंघन करवाना है, किस में भृंगण चिकित्सा करनी है, किस में रूक्षण चिकित्सा करनी है। आप जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो उसमें भी जो हमें चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं वो इसी फॉर्म में बताए गए हैं कि आपको ये व्याधि है तो इसमें आपको लंघन करवाना है। जैसे ज्वर का अगर हम चिकित्सा सूत्र पढ़ते हैं तो ज्वर में ही आप देखिए उसमें क्या बताया, ज्वर आदौ लंघनम, यानी कि ज्वर की शुरुआत में हमें लंघन कराना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि लंघन कराना है, लेकिन लंघन किस लेवल तक कराना है, कौन से द्रव्यों से हम लंघन कराना है, क्या लंघन में हमें पेशेंट को सिर्फ भूखा रख देना है, तो इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा लंघन भृंगणी अध्याय में। इसके बाद इन्होंने हमें लंघन के कुछ द्रव्य बताए हैं, भृंगण के द्रव्य बताए हैं, रूक्षण के द्रव्य बताए हैं, स्नेहन के द्रव्य बताए हैं। तो जब आप ये सूत्र स्थान के इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी क्वेरी जो है वो खुद से ही सॉल्व हो जाएगी। वरना होता क्या है कि हमें ये तो पता होता है कि ज्वर में हमें लंघन कराना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि लंघन हमें किस तरीके से कराना है, किस हद तक करवाना है, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट का सम्यक लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर देखेंगे आप कि लंघन भृंगणी अध्याय में ही उन्होंने हमें क्या बताया है, लंघन के अलग अलग प्रकार बताए हैं। ठीक है, फिर इसका वर्णन करते हुए इस तरीके से उन्होंने लंघन भृंगणी अध्याय भी यहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया है। फिर इसके बाद जो हम देखेंगे योजना चतुष्क के तीसरे अध्याय संतर्पणी अध्याय की इंडेक्स कि उसमें हमें क्या क्या बताया गया है। तो जब आप संतर्पणी अध्याय की विषय सूची देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हमें ये बताया गया है कि संतर्पण के कौन कौन से हेतु हैं। आजकल आप कोई सी भी बीमारी उठा करके देख लीजिए, प्रमेह देख लीजिए, पीड़िका देख लीजिए, ठीक है, हर कोई व्याधि जो है, ज़्यादातर व्याधियाँ वो संतर्पण से होने वाली व्याधियाँ हैं। तो अगर आपने संतर्पणी अध्याय नहीं पढ़ा होगा तो आप कैसे पेशेंट में हेतु निकालेंगे कि वो कौन से ऐसे संतर्पण के हेतु कर रहा है जो कि आपको बंद करवाने हैं। तो इसीलिए संतर्पणी अध्याय में सबसे पहले हमें क्या बताया है कि संतर्पण के हेतु क्या क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी में संतर्पण करती हैं। फिर संतर्पण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनका वर्णन किया गया है। फिर उनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है उसका वर्णन किया गया है। आजकल इतने सारे संतर्पण से होने वाली डिजीज़ हैं, तो अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो बहुत से ओपीडी के केस तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये देखा है कि संतर्पण के हेतु क्या क्या हैं तो आप पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन नहीं देंगे, आप उसके हेतु निकाल करके उसके हेतु भी बंद करवाएंगे। जब आप देखेंगे पेशेंट की हिस्ट्री लेकर के तो आप देखेंगे कि वो ड्राई फ्रूट्स भर भर के खा रहा होता है, और संतर्पण के जब आप हेतु देखेंगे तो उसमें ड्राई फ्रूट का भी जिक्र आया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स लेता है तो वो भी एक संतर्पण का उसमें हेतु बनता है। इसके अलावा फिर इन्होंने क्या बताया है कि संतर्पण से जो रोग हो गए हैं उनकी हम चिकित्सा किस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा है, अपतर्पण से होने वाले रोग बताए हैं। ठीक है, फिर उनकी चिकित्सा बताई है। आपने देखा होगा कि ओपीडी में कई बार ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो अपतर्पण हेतुओं का सेवन कर रहे होते हैं, जिसमें होता है मोस्ट ऑफ द, जिसमें लड़कियां भी होती हैं जो कि डाइटिंग कर रही होती हैं, और डाइटिंग में वो लोग क्या करती हैं, घी खाना बंद कर देती हैं, दूध पीना बंद कर देती हैं, भूखा रहना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अपतर्पण के एक तरीके से हेतु कहे जाएंगे। और आप हमारे शास्त्र में देखेंगे कि अपतर्पण से भी जो डिजीज़ होती है उनका वर्णन किया गया है। फिर अब आपको तो पता ही है कि आजकल होता क्या है कि लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं नॉन मेडिकोस को और वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको वो ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लड़की है या फिर कोई फीमेल है वो ब्लाइंडली ऐसे ही किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके अपना दूध लेना छोड़ दे, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए, या फिर अपना घी बंद कर दे, भूखा रहना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, हो सकता है कि उसमें अपतर्पण वाली कंडीशन हमें देखने को मिल जाए। तो उस रोगों का वर्णन भी इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है और उसकी चिकित्सा भी हमें बताई हुई है।
फिर उसके बाद इस चैप्टर में उन्होंने हमें ये बताया है कि सद्य क्षीण हुए व्यक्तियों की चिकित्सा कैसे करेंगे और चिरकाल से दुर्बल हुए लोगों की चिकित्सा हम कैसे करेंगे। आप देखते होंगे जब आपकी ओपीडी में पेशेंट आता है तो कोई पेशेंट तो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो सडनली बहुत वेट लॉस हो गया है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब 3-4 साल से धीरे धीरे करके ये वेट लॉस हमारा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हमें कैसे उनकी चिकित्सा करनी है। क्या हमारे पास कोई वेट लॉस का पेशेंट आएगा कि मेरा बहुत वेट कम हो रहा है तो हमें सीधे ही उसे भृंगण चिकित्सा करा देनी है क्या? सीधे ही हमें उसे अश्वगंधा शतावरी ये सारी चीज़ें खिला देनी है, या फिर हमें धीरे धीरे करके प्रोसीड करना है उसकी हिस्ट्री जानते हुए कि पेशेंट जो है वो कैसे क्षीण हुआ है, वो धीरे धीरे करके क्षीण हुआ है या फिर अचानक से ही उसकी बॉडी में क्षीणता आई है। तो इस तरीके से उन्होंने इसका भी चिकित्सा सिद्धांत जो है वो अलग अलग बताया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा है, कुछ योग बताए हैं इस चैप्टर में, और ये योग बताते हुए उन्होंने संतर्पणी अध्याय को भी ख़त्म करा है। फिर इसके बाद उन्होंने योजना चतुष्क के चौथा चैप्टर जो है विधि शोणितीय अध्याय, उसके बारे में उसका वर्णन करा है। तो विधि शोणितीय अध्याय हमें यहाँ पे क्यों दिया है, क्यों योजना चतुष्क में उन्होंने विधि शोणितीय अध्याय का वर्णन करा है, इसके लिए आपको इसकी टीका देखनी पड़ेगी। तो जब आप इसकी टीका देखेंगे विधि शोणितीय अध्याय में तो आप देखेंगे उसमें उन्होंने क्या बोला है, वात आदिवत बहुविकार कर्तृत्वेन शोणितस्य शोणित विधि कराणाम पूर्व उक्तेन उपक्रमान लंघन भृंगण आदीन विशेषण दर्शयुतम विधि शोणितियो अभिधीयते। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम सूत्र स्थान पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें विधि शोणितीय अध्याय में रक्त का तो वर्णन मिल जाता है, लेकिन बाकी की धातुओं के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर अलग से कोई चैप्टर आया हुआ मिलता नहीं है। तो कई बार हमारे दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहीं रक्त को भी चौथा दोष तो नहीं मान लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कहीं भी शास्त्रों में ऐसा रेफरेंस आया हो कि रक्त चौथा दोष है। बस रक्त को इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है, वो आपको जब आप ये विधि शोणितीय अध्याय की टीका पढ़ेंगे चरक की तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जिस तरीके से वात आदि दोषों से बहुत से विकार होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से रक्त की दृष्टि से भी क्या होते हैं, बहुत से विकार होते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है कि विधि शोणितीय अध्याय का अलग से वर्णन करा है। वहाँ उन्होंने कहीं भी ऐसे मेंशन नहीं करा है कि रक्त को हम चौथा दोष मानते हैं। ठीक है, तो जब हम ये विधि शोणितीय अध्याय की इंडेक्स पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बताया है कि शोणित की कितनी इम्पोर्टेंस है, वो उन्होंने हमें बताया है। फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि हमारा रुधिर ही जो है वो हमारे बल, वर्ण और आयुष का कारण है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा है कि विधि शोणितीय अध्याय में शोणित के हमें लक्षण बताए हैं। शुद्ध शोणित के क्या लक्षण होते हैं, शोणित दुष्टि के निदान क्या हैं, क्या ऐसे हेतु हैं जो कि हमारे शोणित को दूषित करते हैं। अब आप देखते हैं कि वात रक्त का पेशेंट हो या फिर कुष्ठ का कोई पेशेंट हो, ठीक है, इनमें क्या होता है, रक्त की दृष्टि मिलती ही मिलती है। तो आप सिर्फ उसे ब्लड प्यूरीफायर आप उसका चलाएंगे या फिर आप उसके हेतु बंद करेंगे, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ उसका कोई ब्लड प्यूरीफायर स्टार्ट करवा रहे हैं रक्त की दृष्टि देखते हुए, तो उससे आपको क्या है कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा चिकित्सा में। आपको अच्छे रिज़ल्ट के लिए क्या करना है, उसके शोणित को दुष्ट करने वाले हेतु भी बंद करवाने पड़ेंगे। और शोणित को दुष्ट करने वाले हेतु क्या हैं, क्या होते हैं, इसका वर्णन देखने के लिए आपको सूत्र स्थान के योजना चतुष्क का विधि शोणितीय अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बताया है, पहले तो निदान बताए शोणित दृष्टि के, फिर उन्होंने हमें बताया कि
अगर किसी का शोणित दुष्ट है तो उससे कौन कौन से रोग होंगे, ठीक है। तो जब आप इन रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वात रक्त का भी वर्णन आता है, ठीक है, पीड़िका का भी वर्णन आता है, वैवर्ण्य वैवर्ण्य जो कि आजकल इतना कॉमन होता जा रहा है, उसमें भी क्या होता है कि शोणित की दुष्टि होती है। और अमूमन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग करते क्या है कि अगर कोई पेशेंट आई और उसने कहा कि मेरे फेस में ये झाइयाँ हो रही हैं या फिर वैवर्ण्य हो रहा है, तो हम सिंपली करते क्या है, कैशोर गुग्गुल चला देंगे, महामंजिष्ठा पिला देंगे, सारीवा पिला देंगे या फिर कोई लेप दे देंगे। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वैवर्ण्य जो आया है वो शोणित की दुष्टि से होने वाले रोगों में आया है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, भले ही हम उसमें शोणित पर वर्क करने वाली मेडिसिन चलाएं, लेकिन हम जब तक उसके हेतु बंद नहीं करेंगे शोणित को दूषित करने वाले, तब तक उसे कितने भी महामंजिष्ठा पिला लें उसमें हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद उन्होंने ये बताया है अनुक्तानाम शोणितजानाम रोगाणाम संग्रह, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई ऐसी व्याधि है जिसमें कि आपने सारी चिकित्सा कर ली, आपको कुछ सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको उसे शोणित दुष्टि से होने वाली व्याधि समझ करके उस तरीके से चिकित्सा करनी चाहिए। अब ये शोणित रोगों की चिकित्सा हमें कैसे करनी है, वात आदि दोषों से दुष्ट शोणित के क्या लक्षण होंगे, शुद्ध शोणित के क्या लक्षण हैं, जब अगर हम किसी का रक्त मोक्षण कर रहे हैं तो हमें क्या अन्नपान उसको सजेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसका रक्त मोक्षण तो कर दिया, जैसे होता ही है कि लीच थेरेपी भी हम कर रहे हैं, रक्त मोक्षण भी कर रहे हैं, और लेकिन हम उसे आहार के बारे में अगर कुछ नहीं बता रहे हैं तो पेशेंट जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम बाद आपके पास वापस आएगा ही कि जब मैंने लीच थेरेपी कराई थी तो कुछ टाइम के लिए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सही थी, लेकिन अब दोबारा से मेरी चीज़ें स्टार्ट हो गई है। तो दोबारा से ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा से कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ने फिर से निदान अपने स्टार्ट कर दिए हैं, और उसमें पेशेंट की भी कोई गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट को एक वैद्य जो है ये समझाता ही नहीं है कि वो क्या ऐसे हेतु का सेवन कर रहा था जिसकी वजह से उसे ये दिक्कतें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए आपको ये चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूरी है। फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि रक्त का वर्णन करते हुए फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि मद, मूर्छा और संन्यास, इसका वर्णन करा है। अब आप ये देखिए, मूर्छा और संन्यास, मूर्छा अगर हम सिंपली देखें तो आपने देखा होगा कि कई लोग खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं या फिर चक्कर खा के गिर जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसका भी वर्णन हमें आचार्यों ने दिया हुआ है। बस हमारी गलती होती क्या है कि हम समझते हैं कि सारी की सारी चिकित्सा जो है वो चिकित्सा स्थान में दी गई है, इसीलिए हम सिर्फ चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं, सूत्र हम पढ़ते ही नहीं हैं। जबकि आप जब पूरा सूत्र स्थान की जब हम इंडेक्स अभी देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सी व्याधियों की चिकित्सा तो इन्होंने बता ही दी है अभी तक। जैसे अभी हमने योजना चतुष्क का वाला अध्याय देखा था, अष्टनिंदनीय अध्याय, उसमें हमने देखा था कि अति स्थूल और अति कृश, आजकल का ये कितना वैसा टॉपिक है कि ओबेसिटी कितनी कॉमन है और बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, तो उनकी चिकित्सा भी आपको सूत्र स्थान में उन्होंने बता दी है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने हमें मद, मूर्छा, संन्यास, इसके वर्णन करा हुआ है, और इसका वर्णन करते हुए इन्होंने योजना चतुष्क को हमारे यहाँ पे ख़त्म करा है, ठीक है। फिर योजना चतुष्क के बाद सूत्र स्थान का हमारा लास्ट चतुष्क आता है अन्नपान चतुष्क। तो अन्नपान चतुष्क में हमारे जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं हमारे 25, 26, 27 और 28, ठीक है। अन्नपान चतुष्क, जैसा कि उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इस चतुष्क में वो हमें मोस्टली क्या बताएंगे, अन्नपान से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जब हम ये 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो डाइट को लेकर के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चतुष्क की भी क्या है कि अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आया है अन्नपान चतुष्क में वो आया है यज्ञ पुरुषी अध्याय। अब
ये देखने के लिए कि योजना चतुष्क के बाद उन्होंने अन्नपान चतुष्क का ही वर्णन क्यों करा, इसके लिए आप देखेंगे इसकी टीका। यज्ञपुरुषी जो अध्याय है उसकी हम टीका देखेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, य इमे योजना चतुष्के षड उपक्रमा अभिहिताते अन्नपाने अपेक्षयेव व्याधि हरणे समर्था। यानी कि वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हमने योजना चतुष्क में आपको जो षड उपक्रम बताए हैं, यानी कि लंघन, भृंगण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, ये जो हमने षड उपक्रम बताए हैं, इनसे अलग क्या होता है कि अगर जब हम सिर्फ अन्न का यूज़ करते हैं तो वो भी व्याधि को दूर करने में समर्थ होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अन्नपान चतुष्क का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एक पेशेंट है तो इसके आगे की क्लास जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी